नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। ईरान और इजराइल में एक भयानक युद्ध चल रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल फेंक रहे हैं। दोनों देशों के लोग मारे जा रहे हैं। आखिर ईरान और इजराइल में इतनी शत्रुता क्यों है? क्यों इजराइल को ईरान मान्यता ही नहीं देता, यानी एक देश ही नहीं मानता? और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी इजराइल को कोई देश नहीं मानता। इसके पीछे क्या वजह है? कुछ तो वजह होगी। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहूदियों का अगर इजराइल की जब बात करेंगे तो हम यहूदियों की बात करेंगे, क्योंकि यहूदी ही उस देश में रहते हैं, ज़्यादातर यहूदी हैं। और मज़े की बात है कि यहूदी इस जगह पर आए कैसे। सबसे बड़ी चीज तो ये जानने के लिए पहले यहूदियों का हमें इतिहास जानना होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। आपको सारे चीज़ क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान भी क्यों इजराइल को मान्यता नहीं देता है। तो सबसे पहले चीज़ कि हम लोग समझे कि यहूदियों का इतिहास क्या है। यहूदियों को का इतिहास शुरू होता है अब्राहम से, पैगंबर अब्राहम से। ये पैगंबर अब्राहम से तीन धर्म निकल कर आए। एक यहूदी, दूसरा ईसाई और तीसरा इस्लाम यानी मुस्लिम धर्म। ईश्वर ने अब्राहम से एक प्रॉमिस किया था कि आपके वंशजों को एक प्रॉमिस लैंड दिया जाएगा, और ये लैंड कहीं और नहीं, आज के फिलिस्तीन और जॉर्डन वाला जो एरिया है, इजराइल वाला एरिया है, यही एरिया में। ध्यान रखिएगा, प्रॉमिस लैंड यानी अब्राहम को ईश्वर ने वादा किया था ये कि आपको एक प्रॉमिस लैंड आपके वंशजों को दिया जाएगा, और ये प्रॉमिस लैंड होगा फिलिस्तीन वाला जो एरिया है, इजराइल वाला एरिया और कुछ जॉर्डन वाला एरिया, यहीं पर होगा। ये बात यहूदियों के जो धार्मिक है उसको बोलते हैं तोराह, उसमें भी है, बाइबल में भी है और कुरान में भी है। यानी हर जगह जो ये तीनों धर्म निकले हुए हैं, इनमें ये प्रॉमिस लैंड की बातें हुई हैं। लेकिन प्रॉमिस लैंड के मीनिंग अलग अलग हैं, सबके अपने अपने अलग हैं। खैर, यहाँ पर बस बात को मैं रोक रहा हूँ, प्रॉमिस लैंड। अब चलते हैं हम यहूदियों के बारे में कि यहूदी दुनिया में इतना ज़्यादा भटके हुए क्यों हैं, इधर उधर भटकते हैं, उनका कोई अपना देश क्यों नहीं है। इसकी वजह है कि यहूदियों के साथ जब पहले राजतंत्र था तो सभी राजाओं ने इनके साथ भेदभाव किया और हमेशा कहीं एक जगह टिकने नहीं दिया। एक देश जब निकलता था तो फिर दूसरे देश में उनको भगा दिया जाता था। मतलब इनके कोई भी जितने राजतंत्र आए, खासकर मिस्र में फराहो वगैरह आए थे, जो मिस्र में राजाओं को फराहो बोला जाता था, और अलग अलग देश जहाँ भी गए इन्हें कहीं भी चैन से रहने नहीं दिया गया, वहाँ से भगाया गया। और ज़्यादातर यहूदी जाकर यूरोप में बस गए, और यूरोप के अलग अलग देश, लगभग सभी यूरोपियन देशों में थोड़े बहुत वो जाकर फैल गए। इसको हम लोग बोलते हैं डैशपोरा, यानी यहूदी इसको डैशपोरा, जिसके मतलब होता है कि जिसका अपना कोई भूमि ही नहीं हो और भूमि विहीन, यानी अपना कोई उसका मातृभूमि नहीं है, इसको डैशपोरा बोलते हैं। यहूदी दुनिया में भटकते रहे और पूरे यूरोप में इनके साथ भेदभाव हुआ। पूरे यूरोप, यानी मैं आज करीब 1000 साल का अगर इतिहास देख लिया जाए तो यूरोप में इनके साथ भेदभाव हुआ। और भेदभाव होने की वजह ये थी, इनके सताया गया, मारा गया। इसकी दो तीन वजह थी। एक तो यूरोप ईसाई बहुल था, और ईसाइयों में ऐसी मान्यता है कि यीशु मसीह को किसी ने सूली पर चढ़ाया था तो वो कोई और नहीं, यहूदी ही थे। इसलिए यहूदियों के प्रति उनमें एक घृणा की भाव रहती थी। ध्यान दीजिएगा ये बात। सिर्फ यही वजह नहीं थी, सिर्फ धार्मिक वजह भी नहीं थी। एक तो चूंकि यहूदियों के पास एक अस्तित्व का सवाल था, इसलिए उन्होंने शिक्षा और धन कमाने पर ज़्यादा ध्यान दिया। वो ज़्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट या बड़े बड़े पदों पे हुआ करते थे, और बड़े बड़े व्यवसाय, और यानी कहने का मतलब एक तरह से ये एलिट जिस देश में गए हैं वहाँ पर एक तरह से धनवान और सभ्य सभ्य की बात, मतलब कि यहाँ पर एक तरह से कुलीन बन गए हैं। समझ रहे हैं बात? तो अब हुआ क्या कि एक बाहर, हमेशा
बाहरी ही थे, क्योंकि ये लोग तो किसी अपनी मातृभूमि का था नहीं। जिस देश में जाते थे तो उनको मूल निवासी वहाँ के उनको बाहरी मानती थी। और अब चूंकि बाहरी आदमी आकर धनवान हो जाए, लोगों को कर्ज देने लगे, बड़े बड़े पदों पर चल जाए, तो लोगों को ये बातें खटकती थी। इसलिए वो लोग वहाँ के जो जिस देश के जो नागरिक होते थे, मूल निवासी होते थे, इनसे नफरत करते थे, जलन की भावना होती थी। और इस जलन की भावना की वहाँ की सरकार भी फायदा उठाती थी। जब कुछ भी सत्ता के खिलाफ कुछ भी अगर असंतोष की भावना हो जाती थी, तो उसका सारा ठीकरा फोड़ दिया जाता था यहूदियों के ऊपर। दूसरी चीज कि उस जमाने में प्लेग फैलता था, तो ऐसी जब प्लेग फैलता था तो लोग वहाँ के जो नागरिक होते थे समझते थे कि यहूदी ने वहाँ पर कुओं में, जो पानी का कुआं होता है, उसमें जहर मिला दिए। ऐसे ऐसे परसेप्शन, ऐसे ऐसी धारणाएं किस्से कहानियों में, बच्चों के छोटी छोटी कहानियों में भी इस तरह की बातें बताई जाती थी। कहीं कहीं ऐसी बातें होती थी कि यहूदी लोग ईसाइयों के बच्चों को ले जाते हैं और उनका कत्ल कर देते हैं, उनका बलि दे देते हैं, इस तरह की। और एक वजह भी थी कि ये जिस समाज में रहते थे उसमें घुल मिल नहीं पाते थे। इनकी अपनी कल्चर, अपना रहन सहन, अपनी एक रीति रिवाज को कभी ये छोड़ते नहीं थे। इसकी वजह से भी वो जिस देश में गए उन्हें धर्म परिवर्तन भी नहीं किया, ईसाई भी नहीं बने। अब इसकी वजह से वहाँ के जो नागरिक, जो मूल निवासी होते थे, उनको हमेशा एक सख्त की निगाह से देखते थे। और जो सरकार भी इसकी फायदा, वहाँ की जो राजा होते थे वो भी फायदा उठाते थे। जब भी कोई संतोष होता तो इनके ऊपर टीकरा फोड़ दिया जाता था, उसके बाद इनको देश से निकाल दिया जाता था, इनके धन दौलत भी छीन लिए जाते थे। ये हमेशा होते रहा, मतलब कहीं भी ये चैन से नहीं रहे, करीब हजारों साल तक। इसलिए यहाँ पर एक जब जितने यहूदी थे उनको एक भावना उत्पन्न हुई कि हमें एक अपनी भूमि होनी चाहिए। और इसके लिए जैनवादी आंदोलन शुरू हुआ। जैन का मतलब होता है प्रॉमिस, यानी यहूदियों में अपने वो धार्मिक किताब जो था, तोहार जिसको बोलते हैं, तुराह, उसके में जो बातें की गई थी कि हम अब्राहम के वंशजों को एक प्रॉमिस लैंड मिलना चाहिए। तो यहूदियों ने ये कहना शुरू किया कि अब्राहम के जो वंशज हम ही हैं और हमें प्रॉमिस लैंड चाहिए, यानी फिलिस्तीन के आसपास हमें जमीन चाहिए। और ये करीब ये आंदोलन 1869 और 80 के आसपास, ये के बीच में 70-80 के आसपास शुरू हो गया, छिटपुट शुरू हो गया। कोई देश इस पर कोई वैल्यू नहीं देता था उस समय, क्योंकि अलग अलग देशों में बटे हुए थे, अपना आंदोलन करते थे। लेकिन एक दूसरे के संपर्क में आने लगे। जब एक दूसरे के संपर्क में आने लगे तो इनमें एक संगठन की भावना उत्पन्न हुई। भले अलग अलग देशों में रहते थे, लेकिन एक दूसरे के संपर्क होने से उनमें एक 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 जुड़ाव पैदा हो गया। और ये अब इनका आंदोलन तेज हो गया कि हमें प्रॉमिस लैंड चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनकी मदद लेनी थी ब्रिटेन को, क्योंकि इनके पास धन दौलत था, इनके पास एक अच्छा खासा सपोर्ट था, फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, या ये बड़े बड़े पदों पे थे। इसलिए कई तरह का एक ब्रिटेन इससे फायदा उठाना चाहता था। जो अभी का फिलिस्तीन है, इजराइल है, वहां पर पहले ऑटोमन्स का शासन हुआ करता था, यानी तुर्की का बादशाह का शासन हुआ करता था। और यहूदियों ने तुर्की के बादशाह ऑटोमन्स को हटाने में मदद की थी ब्रिटेन की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और वहां से जो उनके खलीफा थे वो हट गए, इसीलिए भारत में खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। आपको याद होगा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। तो जब वहां से ऑटोमन्स हट गए फिलिस्तीन वाले एरिया से, तो ब्रिटेन को भी अब लगने लगा कि अब एक काम करते हैं, फूट डालो शासन शुरू करें वाला जो नीति थी उनके, डिवाइड एंड रूल। तो इन्होंने अरबों में फूट डालना शुरू के लिए इन्होंने सोचा कि यहूदियों का फायदा उठाया जाए, क्योंकि उस स्वेज नहर जो थी, जो स्वेज कैनाल बोलते हैं, वो एक व्यापारिक रूट था और ठीक फिलिस्तीन वहीं पड़ता था। इसलिए वो सोचते थे कि जो यूरोप से माल भारत और एशिया के अलग देशों में जाता है, इस पर अपना वर्चस्व कायम किया जाए, इस रूट पे वर्चस्व कायम किया जाए, और इसके लिए यहूदियों का मदद लिया जाए। फिर यहूदियों ने भी ब्रिटेन का साथ दिया इस मुद्दे पर, और इसके लिए उन्होंने बालसोर घोषणा, एक आता है बालसोर घोषणा, जो 1917 में
शुरू हुआ। ये आर्थर बल्फोर और लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड के बीच में एक पत्राचार हुआ था। इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, एक पत्राचार हुआ था कि भाई आपको हम लोग प्रॉमिस लैंड दिलाने में मदद करेंगे, इसी तरह का कुछ था। कुछ यहूदी पहले से भी रहते थे फिलिस्तीन वाले एरिया में, लेकिन नाम मात्रा के रहते थे। ज्यादातर यूरोपियन के अलग अलग देशों में ही ये लोग रहते थे। इसमें 1918 तक अभी जो इजराइल है उसमें मात्र 8% यहूदी रहते थे, जो कि 1930 तक जाते जाते 30% हो गया, यानी कि बस्तियां बढ़ने लगी। कहां पर? अभी जो फिलिस्तीन वाला एरिया है, इजराइल वाला। पहले फिलिस्तीन ही था, इजराइल नहीं था उस समय। ये लोग बस्तियों में छोटी छोटी जाकर आबादी उनकी बढ़ने लगी। आबादी के पीछे ये था कि जो हिटलर ने जो जर्मनी में यहूदियों को मारना शुरू किया, जिसमें 60 लाख यहूदी मारे गए थे, और इसकी वजह से यहूदी अपनी जान बचाने के लिए वही फिलिस्तीन वाला एरिया में आकर बस्तियां बसाने लगे। वहां तक फिलिस्तीन इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता था, अरब कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते थे, भाई दुखियारे लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, आ रहे हैं, रह रहे हैं। लेकिन वहां पर रहते रहते इनमें दंगे फसाद होने लगे, यानी फिलिस्तीन में और इजरायलियों में, यहूदियों में और अरबी मुस्लिमों में अब दंगे फसाद होने लगे। मुसलमान, आमतौर पर यह कहा जाता है कि फिलिस्तीन की लड़ाई मुस्लिम और यहूदियों की, ऐसा नहीं है। देखिए, ये धार्मिक एंगल से मत देखिए इसको, क्योंकि इतिहास में से बहुत कम उदाहरण मिलते हैं कि जिसमें यहूदी और मुसलमान आपस में कोई संघर्ष किए हों धार्मिक रूप से। थोड़ी बहुत तो मोहम्मद साहब के जमाने में कुछ कबीलों को लेकर हल्की फुल्की छिटपुट झड़पें सुनने में आती है, लेकिन ऐसा कोई लंबे समय तक कुछ इन दोनों समाज में कोई विवाद नहीं था। विवाद जो था वो यहूदी में और ईसाइयों में था, वो भी ईसा मसीह को लेकर कि ईसा मसीह को ये लोगों ने सूली पर चढ़ाया था यहूदियों ने, इसलिए ईसाइयों से यहूदियों से नहीं पड़ती थी। लेकिन मुस्लिमों से यहूदियों से कोई खास तनाव नहीं था, कभी भी नहीं रहा। ये तो तनाव हुआ जब फिलिस्तीन और इजराइल का मैटर शुरू हुआ, तब से। तो मैं बता रहा था कि उस समय कोई ऐसा वादा नहीं किया गया था जो बल्फोर जो एग्रीमेंट घोषणा पत्र था, इसमें कोई वादा नहीं हुआ था। लेकिन एक तरह से ये कहा गया था कि हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए एक हम प्रॉमिस लैंड दिलाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने बताया कि उस समय मात्र 8% लोग थे 1918 में, और 1930 जाते जाते 30% आबादी बढ़ गई। अब आबादी बढ़ने लगी तो उनमें टकराव शुरू होने लगे। अरबियों में और यहूदियों में दंगे फसाद हुए, और ये दंगे फसाद ज़्यादा बढ़ने लगे। तो एक पील कमीशन बनाई गई 1937 में, पील कमीशन। इसमें 2 राज्यों की बात की गई, यानी फिलिस्तीन और इजराइल 2 देश बन जाए, यानी यहूदियों के लिए, अरबियों के लिए 2 देश बन जाए, ठीक वहीं पर जहां फिलिस्तीन अभी है। इसमें यहूदियों को 17% दिया जाए जमीन, और 40% अरबियों को दिया जाए, और बाकी जमीन ब्रिटेन अपने कंट्रोल में रखे। ध्यान दीजिए, 1937 में ये एग्रीमेंट होता है। मामला आगे हाथ से निकल जाता है, दोनों में अक्सर दंगे फसाद होने लगे, और अरबी इसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, इस एग्रीमेंट्स को बिल्कुल नहीं माने। कहे कि भाई, उनका कहना यह था, अरबियों का कहना था कि भाई ये लोग बाहर के लोग हैं और कहाँ यूरोप में रहते थे, और हम हमारे यहाँ आने लगे। आप जिस प्रॉमिस लैंड की बात करें तो उसमें यहूदियों की नहीं बात की जा रही है, तो इब्राहिम के वंशजों की बात कर रही है, और अब्राहम के वंशज तो ईसाई भी हैं और मुस्लिम भी हैं, तो मुसलमान भी यहाँ पहले से रहते। तो ये कोई स्पेशल यहूदियों के लिए नहीं है, ये मुसलमानों का कहना था। अभी तक मुसलमानों और यहूदियों में कोई टेंशन नहीं रही थी, लेकिन जब से ये बात जब से जैन का मतलब होता है प्रॉमिस उनकी भाषा में, तो जैनवादी आंदोलन शुरू हुआ, तब से ये मुसलमान भी अब ये बात लेकर उठने लगे कि भाई इसमें कोई बात नहीं थी आपकी। लेकिन चूंकि अब यूरोपियनों का दबदबा था, क्योंकि यूरोप भी ये भी चाहते थे कि किसी तरह ये लोग यहाँ से निकल जाएं, यानी यहूदियों को भगाना चाहते थे, सीधी सी बात है। अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर सत्ता चाहती थी कि ये लोग चले जाएं, क्योंकि हमारे लोकल में ये प्रॉब्लम दे रहे हैं। आपको बता ही दिया कि ये धनवान थे, इसलिए वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट बनती रहती थी लोकल में और इनमें। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि ब्रिटेन ने देखा कि भाई यहाँ दंगे फसाद हो रहे थे, तो ब्रिटेन जिस तरह भारत में तवातोड़ आजाद करके भाग गया यहाँ पर, क्योंकि बिहार में भी दंगे फसाद होने लगे, ठीक उसी तरह ये मैटर जो था, यानी इजराइल का और फिलिस्तीन का मैटर को यूनाइटेड नेशन में देकर वहां से भाग लिया।
यानी इस वजह से ब्रिटेन अपने आप को गल्ला पल्ला छुड़ा लिया इससे। यूनाइटेड नेशन ने एक नया प्रस्ताव लाया और प्रस्ताव ये था कि दो देश बन जाए, एक यहूदियों के लिए इजराइल और फिलिस्तीनियों के लिए, अरबियों के लिए फिलिस्तीन। और यानी फिलिस्तीन जो पहले फिलिस्तीन था उसको बांट दिया जाए। फिलिस्तीन कहे कि भाई हम हजारों साल से यहाँ पर रह रहे हैं, ये हमारी अपनी भूमि है, इसको क्यों बांटें? हमारी जो ये समस्या यहूदियों की समस्या है कि वो लोग दुनिया में भटक रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है, लेकिन हमें हमारे जो क्यों बांटा जा रहा है? तो वो लोग बोलते हैं भाई, उन लोग धार्मिक किताब में प्रॉमिस लैंड की बात की गई, तो कहता प्रॉमिस लैंड की बात तो की गई, लेकिन प्रॉमिस लैंड का मतलब अब्राहम के मतलब यहूदियों की बात नहीं थी, ये तो सारे लोगों की बात थी। तो ये चीज यूनाइटेड नेशन ने इसका प्रस्ताव को पास किया और 55% जमीन यहूदियों को दिया और 40% जमीन जो था अरबियों को दिया, और बाकी यरूशलेम को दिया, जो यरूशलेम अभी एक अभी जो यरूशलेम के लिए अभी लड़ाई चल रही है कि हमारी कैपिटल रहेगी, फिलिस्तीन कह रहा है हमारी कैपिटल रहेगी, यानी यरूशलेम को दिया। यरूशलेम एक ऐसा पवित्र जगह था जिसमें ईसाइयों का भी अपना पवित्र स्थान था, ज्यूश मतलब इनका यहूदियों का भी था और मुसलमानों का भी था। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन उससे एक अलग क्षेत्र मान के रखा, कहा कि ये अलग जगह रहेगा। अरबी इसको पसंद नहीं किए और बोले कि नहीं नहीं, ये तो जाती है। दूसरी बात, यहूदी तो कम है और अरब ज़्यादा है, और यहाँ इसमें तो अरब को ही ज़मीनें कम मिली है, 40% ज़मीनें मिली हैं और यहूदियों के लिए 55% हो गई है। लेकिन इस बातें नहीं चली, कुछ देश मान्यता दे दिया। 1948 में इजराइल पूरी तरह से बन गया, यूनाइटेड नेशन में भी मान्यता मिल गया, भारत ने भी माना, दुनिया के अलग अलग देशों ने उसको मान्यता दे दिया। यानी 55% ज़मीन इजराइलियों को और 40% अरबियों को, यानी फिलिस्तीन जब है उनको, और बाकी यरूशलेम वगैरह को, मतलब यरूशलेम को जो कंट्रोल एक तरह से थर्ड पार्टी उसको रख रही थी, ब्रिटेन वगैरह रख रहे थे। तो अब इसके लिए लड़ाई छिड़ गई और जॉर्डन वगैरह इस पर इजराइल पर हमला कर दिए, जिसपे दुनिया की और शक्तियाँ इसके साथ थी, और जिसमें वेस्ट बैंक का जो एरिया था, जिस पर आज भी बस्तियाँ बसाने के लिए दंगे फसाद हो रहे हैं, तो उस पर फिलिस्तीन का मैंने जो वेस्ट बैंक एरिया जो पहले फिलिस्तीन ही हुआ करता था पहले, तो उस पर इजराइल ने और कब्जा करके अपने क्षेत्र को विस्तार कर लिया। यानी ये जो चीज जो झगड़े चल रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे देश उसको मान्यता नहीं दी। बोले कि भाई ये कहीं बाहर का आदमी आया हुआ और यहाँ पर आकर अपना जमीन का हक मांग रहा है, जो कि हम लोग हजारों साल से रहे हैं, फिलिस्तीनियों का कहना है। लेकिन उनका कहना है कि भाई हमारे धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है, हमारी धार्मिक किताब तोरा है, उसमें लिखा, तोरा मतलब बाइबिल का ही जो पहले का बाइबिल में ही जो शुरुआती बाइबिल है उसमें की बात है ये। उसमें लिखा हुआ है कि प्रॉमिस लैंड, ईश्वर ने अब्राहम से ये वादा किया है कि आपको एक प्रॉमिस लैंड आपके वंशजों को दिया जाएगा, हम उनके वंशज हैं और हमें ये जमीन चाहिए। सीधी सी बात, ये फिलिस्तीनियों ने, इजराइलियों ने कहा फिलिस्तीनियों से। अब ये लेकर मुस्लिम वर्ल्ड में, जो अभी तक मुसलमानों से, यहूदियों से कोई झगड़ा नहीं था, धार्मिक झगड़ा तो कुछ था ही नहीं, बीच बीच में कहीं कहीं हो गए हैं, इतिहास में कैसे झड़पें आती हैं, लेकिन बहुत कम। अब ये मामला पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एक तरह से वॉर जो एरिया जो है बैटल फील्ड बना दिया, यानी जो इजराइल, फिलिस्तीन और यरूशलेम वाला एरिया है, इसको बैटल फील्ड बना दिया। यहाँ तक भी ठीक ठाक चल रहा था, बहुत सारे देशों ने इसको स्वीकार भी कर लिया, लेकिन जो वेस्ट बैंक एरिया में अपनी बस्तियां बसाने लिया लगा और इजराइल जबरदस्ती जो कब्जा कर लिया फिलिस्तीन वाला जो एरिया था, और उसको कब्जा करके और उस पर अपनी बस्तियां, और लगभग 1 लाख बस्तियां बसा दिया। अब फिलिस्तीनी और सिकुड़ के छोटे हो गए। तो फिलिस्तीनियों का कहना है, यानी फिलिस्तीनी मतलब अरबी मुस्लिम, उनका कहना है कि भाई मुझे जो जमीनें हैं, तो आबादी भी हमारा ज़्यादा है और हमारी ज़मीनें। देखिए शुरुआत में इन लोग को एक बात और भी उठी थी कि इनको मिक्स रख दिया जाए, मतलब एक ही देश हो, फिलिस्तीन हो और उसमें यहूदी भी जाकर रहें और इजरायली भी जाकर रहें। ये प्रस्ताव भी आया था, लेकिन उसमें उनके बीच में कभी पटी नहीं, दंगे फसाद होने लगे, क्योंकि इनसे पट्टी नहीं थी यहूदियों से, और वहाँ पर अक्सर दंगे फसाद होने लगे। ये लोग अपनी मतलब जो भी उनकी वजह हो, तो तब ये प्रस्ताव को 2 राष्ट्रों में बांटने की बात हो गई। तो 2 राष्ट्र बने, तो फिर इजराइल को ईरान ने बोला कि हम बिल्कुल, ईरान ने भी मान्यता दी, 1948 में उन्होंने मान्यता दे दिया
ईरान ने भी मान्यता दे दिया। लेकिन उस समय जो राजा थे, राजा मोहम्मद रजा पहलवी, उन्होंने, ईरान के जो राजा थे, उन्होंने मान्यता दे दिया। लेकिन फिर बाद में उनका तख्ता पलट हो गया और इस्लामिक क्रांति हो गई और हयातुल्लाह खुमैनी आ गए। जब खुमैनी आ गए तो उन्होंने बोला कि हम इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं। वो पुराना एग्रीमेंट सब कैंसिल करके उन्होंने बोला कि हम इजराइल को अपने देश ही नहीं मानते। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी बोलता कि हम इजराइल को दोस्त नहीं मानते, ये बाहर के लोग आकर वहां पर बस गए हैं। इस तरह आज ये कन्फ्लिक्ट का मैंने छोटा सा एक उदाहरण बताया कि इस तरह ये एक लड़ाई, इसमें और भी बहुत कुछ चैप्टर्स हैं, लेकिन मैं छोटे में बताने, संक्षेप में बताने की कोशिश की है। तो ये चीज आज भी है। अब जो इजराइल, अभी जो इजराइल है वो कह रहा है कि हम वेस्ट बैंक को खाली नहीं करेंगे, क्योंकि 1948 में हमारे ऊपर हमला हुआ था और हमने जीता है वो, और यरूशलेम को हम अपना कैपिटल बनाएंगे। फिलिस्तीनियों का कहना है कि नहीं नहीं, यरूशलेम अगर भविष्य में कोई फिलिस्तीनी अगर स्वतंत्र देश बनता है तो उसमें यरूशलेम उसका कैपिटल होगा और वेस्ट बैंक आपको खाली करना होगा। तो कुछ मुस्लिम देश इस मुद्दे पर सहमत है, लेकिन कुछ तो बिल्कुल मानता है कि हम इजराइल को मानते नहीं। वो एक में पाकिस्तान है और दूसरा ईरान है। तो ये स्थितियां हैं। तो कुल मिलाकर आज इसी वजह से युद्ध के मुहाने पर दोनों देश खड़े हैं, दोनों देशों में तानातानी है, दोनों देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि अभी ईरान वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पाकिस्तान वाला भी चैप्टर भी शुरू होगा, क्योंकि ये देश सबसे ज्यादा जो है ना आगे बढ़कर ये दोनों देश इजराइल को चुनौती दे रहे हैं कि हम आपको देश नहीं मानते हैं। तो इसलिए आने वाले समय में पाकिस्तान से भी युद्ध होगा ही होगा, आप देखते रहिएगा। क्योंकि ये मामला, चूंकि अमेरिका चूंकि पाकिस्तान का मित्र है इसलिए मामला ठंडा है, लेकिन ये मामला ज्यादा दिन तक ठंडा नहीं रहेगा। इजराइल भारत की आज दोस्ती बस इसीलिए है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मनी है, और कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वही इसीलिए इजराइल से और भारत की दोस्ती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिलाकर मैंने छोटा सा एक आपको बताने की कोशिश की। तो मैं उम्मीद है कि आपको ये बातें कुछ कुछ समझ में आई होगी। तो आज के अंक में बस इतना ही। आपसे फिर से हमारा गुजारिश है कि आप थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी अपनी राय हो जरूर दीजिए। धन्यवाद।